अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 एनर्जी। और इसका हम इधर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को पैदा करने के रवायती तरीके हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ने से पहले ना हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है इनको पढ़ने की, और इसकी ज़रूरत जो है वो हमें यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इतनी ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी की अब आजकल अर्लियर टाइम से, शुरू वाले दिनों से मैनी फोल्ड्स बढ़ चुकी है, यानी मैनी फोल्ड इंक्रीज कर चुकी है एनर्जी की प्रोडक्शन। कैसे? अभी हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहले शुरू वाले दिनों में बिजली नहीं हुआ करती थी घरों में, ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि वो अपने घरों को लालटेन्स होती थी, मोमबत्तियाँ होती थी, इस तरह की दूसरी चीज़ें होती थी जिससे अपने घरों को वो रोशन करते थे। यानी अर्लियर शुरू वाले दिनों में नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं थी, तो लोग जो है वो दूसरे तरीक़ों से अपने घरों को रोशन करते थे। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे बिजली से चलने वाले पंखों की बजाय क्या होता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इन चीज़ों का। जो आज तो बिजली वाले पंखे ना घरों में, हर घर में लगा हुआ, और उसके बगैर हमें लगता है कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो पांच में से कुछ भी नहीं था, तो बल्कि यहाँ तक कि उनके घरों में ये फ्रिज, टेलीविज़न, इस तरह की भी किसी भी चीज़ का कोई जिक्र नहीं था। तो ये सारी की सारी साइंस की एडवांसमेंट्स है जिसने हमारी ज़िंदगी को इतना आरामदा बना लिया, और आज शहर को छोड़ के गाँव में भी ये सारी सहूलियात जो है वो मौजूद हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे नहीं थी, इसके अलावा जो है वो नो फैंस या फिर कह लें कि लग्जरीज नहीं थी, और आज है। इसके अलावा आज इंडस्ट्रीज मेन जो डेवलप कर चुकी हैं, ये इंडस्ट्रीज का दौर जो है ना ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब 150-200 साल मोस्ट ज़्यादा पीछे जाए तो 150 to 200 ईयर्स हैं जब ये इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू हुई थी, और तब से ही ये हमारे पास ये जो एनर्जी की डिमांड है भी बढ़ना शुरू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी तभी आई है। तो अब जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इसने भी हमारी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो दूर की बात, छोटी मोटी जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे भी मशीनरी यूज़ होती है जो बिजली से चलने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसके बाद अगली बात देखें, पहले एग्रीकल्चर, फार्मिंग तो पहले भी होती थी, ये तो हमारे पास हमेशा ही बेसिक है, फार्मिंग, काश्तकारी वगैरह, और आज ये भी हमें इसके बगैर नामुमकिन लगती है कि जो हमने मशीनरी जो है इसके अंदर इस्तेमाल की है एग्रीकल्चर वगैरह। पहले जो बारिशों का इंतजार किया जाता था, बारिशें होंगी तो फिर जो है ये मिलेगा, और अब ट्यूबवेल आ गए हुए हैं, ठीक है, जिसने हमारी ये भी एक ज़रूरत बना दी हुई है कि नहीं जी अब उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। हालांकि पहले भी हम बारिशों का इंतज़ार कर रहे होते थे इतने लंबे लंबे अरसे तक, तो बारिशें होती थी तो हमें होता था कि अब हमारी जो है फसल बहुत अच्छी जाएगी। तो खैर इन शॉर्ट ये कि इन सारी चीज़ों ने हमारी क्या कर दी है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से हमें बिजली की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और इसके हम यहाँ पे इसलिए अब हम यहाँ पे इसके तरीके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके कन्वेंशनल मेथड देखेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड में 3 तरीके हैं, रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से, फ्यूल, बर्निंग फ्यूल को जलाने से, और तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से हम कैसे हासिल करते हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अब इसमें क्या किया जाता है, बहते हुए पानी में डैम्स बनाए जाते हैं, या फिर कोई बड़ा सा हमारे पास वो होता है ज़ख़ीरा होता है जहाँ पे पानी है, उसके बाद ये ऊंचाई पे यहाँ से एक टनल निकाली जाती है, सुराख सा, जिसमें से पानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के असर पे नीचे बहता है, और वहाँ पे नीचे हमने क्या किया होता है, यहाँ पे जनरेटर लगाया होता है इस तरह से, जिसके ये यहाँ पे ये टरबाइंस हैं जो घूमते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, जनरेटर होता है जो बिजली पैदा करता है। यानी यहाँ से जब नीचे पानी आता है इधर से, तो ये जो टरबाइंस हैं ये घूमते हैं, इनके घूमने से यहाँ से क्या होता है, ये इसको जनरेटर बिजली में बना रहा होता है, और बिजली यहाँ से एक पाइपलाइन निकलती है, पावर पाइपलाइन, पावर सप्लाई, जो कि बिजली को इकट्ठा करवा रही होती है।
तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दोबारा देख लेते हैं, बाज़-औक़ात यहाँ रिजर्वायर नहीं, रिवर से भी काम चलाया जाता है, यानी कि नदी नाले हैं उसके ऊपर भी ये बनाया जाता है सिस्टम सारा, जहाँ से एक तरफ से पानी आ रहा होता है, टरबाइंस को घुमा रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ से किनाल जा रही होती है नहर, तो दूसरी तरफ से वो पानी उधर बहता जाता है। तो इस सिस्टम से भी हम बनवाते हैं। दोबारा देखते हैं, डैम है, यानी जो बेसिक मेथड यूज़ करें हम कि डैम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी वहाँ पे हम पानी का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारी आपाशी को भी दूर करता है, मतलब वो भी देता है हमें, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। इसके अलावा हम इससे बिजली भी बनवाते हैं। तो यहाँ पे एक टनल निकाली जाती है, यानी कि एक सुरंग सी निकाली जाती है, जिसके अंदर से वो इतने साइज़ की रखी जाती है कि उसको प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़े ताकि फुल फोर्स के साथ उसके अंदर से पानी बाहर आए। जब यहाँ से ग्रेविटेशन पोटेंशियल के ज़रिए से फोर्स के साथ पानी नीचे बहता है तो ये टरबाइंस को घुमा देता है। इसके टरबाइंस के घूमने की वजह से जनरेटर बिजली पैदा करता है और वो यहाँ से एक अलग से पावर लाइन जा रही होती है जो उसको पावर हाउस के अंदर बिजली को इकट्ठा करवा देती है। तो ये हमारे पास एक था। अब इसके फ़ायदे हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी से बिजली बनवाने के। वो क्या है कि हीट नहीं पैदा होती, स्मोक नहीं होती, पोल्यूशन नहीं होती, और इसके अलावा जो पानी बच जाता है जैसे ये जा रहे हैं यहाँ पे, ये ज़ाया भी नहीं होता। इसको आप दोबारा से एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती इसमें जो कि एनवायरनमेंट को गंदा करी। लेकिन मसला ही यही है कि पानी, क्योंकि अब हमारे पास पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो इसलिए ये सस्ता ज़रिया ज़रूर है हमारे पास, लेकिन मुश्किल तरीन हो चुका हुआ है हमारी अपनी वजह से। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं थर्मल पावर। हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड, दैट इज़ अ थर्मल पावर। तो थर्मल पावर ये कौन सी टाइप है एनर्जी की? इसके अंदर हम लोग कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, इनको इस्तेमाल करके बिजली बनवाते हैं। थर्मल पावर यानी कि इसमें से जो हीट निकलती है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हमें मिलती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं आगे से अपनी बिजली बनवाने के लिए। इन फ्यूल्स को हम नाम देते हैं फॉसिल फ्यूल्स का। जिक्र हम पहले भी इसका कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। हमने बात की फ्यूल हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो जलाने के काम आती है, ईंधन को कहते हैं फ्यूल। और फॉसिल हम किसको कहते हैं? ये होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एंशियंट, या एक्सटिंक्ट कहना बेहतर है, स्पीसीज, यानी ऐसे स्पीसीज जो कि मर खप गई हैं, अब हमें उसके निशान भी नहीं मिलते, तो उनके बकाया जात जो हमें खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर से मिलते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना डायनासोर्स का, देखे हैं किसी ने? ऑब्वियसली नहीं देखे होंगे। तो लेकिन हमें पता ये है क्यों? क्योंकि हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं जिसको हमने म्यूजियम में भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो उन फॉसिल्स हमें ये बात पता चलती है, एक तो ये कि पास में लोग कैसे थे, जानवर कैसे थे, क्या खाते थे, पीते थे, एवरीथिंग, एक तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। दूसरा ये कि जब ये फॉसिल्स जो है वो ज़मीन के अंदर रह के, ज़मीन की गर्मी, ज़मीन में बहुत हीट है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, उस हीट को हज़ारों साल तक, मिलियंस बाज़-औक़ात ज़्यादा, मिलियंस ऑफ द ईयर्स बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वो किस में बदल जाती हैं? वो कोयले में बदल जाती हैं, वो गैस में बदल जाती हैं, वो ऑयल में बदल जाती हैं, पेट्रोलियम में बदल जाती हैं, तो फिर हम उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन है, मतलब हम इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे पास एक ख़जाना है, लेकिन बनता बड़ी देर बाद है। जलाने में आपको बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगते हैं, उतने पेट्रोल को, उतने ऑयल को, उतनी गैस को, जितना उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। यानी वो जितना पेट्रोल आप 10-15 मिनट में कंज्यूम कर लेते हैं, आपको उसके लिए इंतजार मिलियन ऑफ ईयर्स तक करना पड़ता है दोबारा कि उतना बनेगा। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है कि हम इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाते, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा एग्जॉस्ट हो जाए, जल जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो दोबारा हम उसको रिसाइकल नहीं कर पाते, हासिल नहीं करते। तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा ज़ख़ीरा है, लेकिन इससे बिजली हासिल की जा सकती है। वो तरीका हम इधर देखेंगे। मेथड उसका क्या है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो इस फ्यूल के अंदर मौजूद होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं पानी को स्टीम में कन्वर्ट करवाने के लिए। स्टीम इतना गर्म पानी कि इसके बाद ये बुखारात बन जाएगा, इतना खार, बहुत जो है वो उबलता हुआ पानी, उसमें इसको कन्वर्ट करवाते हैं। और इसके आगे जो है वो फिर क्या लगी होती है? पावर लाइन, यानी सॉरी जनरेटर लगा होता है विद टरबाइन, साथ में टरबाइन। ये स्टीम उस टरबाइन को घुमा देती है और वो जनरेटर को वो एनर्जी फ्राहम करता है, और जनरेटर आगे से क्या करता है? बिजली बना देता है, और वो पावर सप्लाई, यानी कि इस तरह से क्लोज सा मीडियम होता है। हम एक थोड़ा सा रफ सा देख लेते हैं। ये पाइप लगे हुए होते हैं
और इनके इस तरफ कोयला और नीचे आग जली हुई होती है उस कोयले की मदद से। ये जो आग है नीचे, ये इसके अंदर मौजूद जो पानी है उस सबको क्या करती है, गर्म कर रही होती है। इसके आगे बिल्कुल यहाँ पे जनरेटर, साथ में टरबाइंस ये लगे हुए होते हैं। इसको घुमा देता है, जनरेटर बिजली पैदा करता है और वो पावर सप्लाई के ज़रिए पावर हाउस में इसको इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारे पास। एंड द थर्ड इज वो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज डेवलपिंग और डेवलप तो कर ही रहे हैं, उनके पास उन्होंने कुछ तरीके भी निकाल लिए हैं इसके। तो इसके अलावा कुछ डेवलपिंग भी, डेवलप कंट्रीज वो हैं जो तरक्की कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता जिनको कहते हैं, एक तरक्की पजीर है जैसे हमारे जैसे ममालिक हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इन ममालिक के अंदर भी न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी 2 पावर स्टेशंस लगाए हुए हैं, कराची में और एक चश्मा पे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, जहाँ पे हम न्यूक्लियर वेस्ट को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करवा रहे हैं। सोर्स जो है इसका वो एटम है। एटम के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे थोड़ा सा डिटेल इसकी भी देख लेते हैं। एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ख़ास तौर पर उसके न्यूक्लियस के अंदर। और कुछ इसके एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और जब हम उसको तोड़वाते हैं, ब्रेक करवाते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे यूरेनियम है, और जब यूरेनियम को हम ब्रेक करवाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। दूसरा, फिर इसके रिएक्शन को कंट्रोल भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसी तरह से 2 एटम जिनका एटॉमिक नंबर कम हो, उनको आप फ्यूज़ करवा के तो भी एनर्जी उससे निकलती, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन जुड़ना, फिशन मीन टूटना। यानी फिशन रिएक्शन में एक बड़े से एटम को जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है खास तौर पर, उसको हम लोग करते हैं, मेनली हम यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम को तोड़ा जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को फिर कंज्यूम किया जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि 2 एटम, उनको जैसे मेनली क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, उनको आप यूनाइट करवाते हो तो उससे फिर आगे से एनर्जी निकलती है, उससे भी एनर्जी निकलती है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इन दोनों प्रोसेस में इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जस्ट लाइक सेम विद एज जैसे हमें फॉसिल फ्यूल से मिल रही थी, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बंद करवाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती, हीट मिलती है। वही तरीका हमें ये भी है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें एक तो ये है कि रिएक्शन कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं होता, ना ही इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। दूसरा, वो हमारे पास है भी लिमिटेड। ये हम रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं वो बाज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं वहाँ पे काम करने वालों को। फिर आबादी वाले इलाके में आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर जो इसकी वेस्ट है, मेन वो जो इसकी वेस्ट है, इवन यहाँ तक कि उसमें से भी शुआएं निकलती रहती हैं जो कि नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसको ठिकाने लगाना सबसे बड़ा हमारे लिए मेन फोकस होता है। तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है, हीट, उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं सेम विद द प्रिंसिपल एज विद द थर्मल एनर्जी, कि उसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को स्टीम में बदलवाने के लिए, और फिर उसके बाद आगे जनरेटर और टरबाइंस लगे होते हैं, वो उसको बिजली में बदल देते हैं। तो ये हमारे पास जो थे वो 3 तरीके थे रवायती, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके साथ चूंकि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि हमारी एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, ये तरीके हमारे लिए इनफ नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ और तरीके भी इन्वेंट किए हैं जिनको नॉन कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, गैर रवायती तरीके हैं, इतने ज़्यादा वो यूज़ में नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको यूज़ में ला के अपनी एनर्जी को जो है वो उसकी डिमांड को पूरा करें। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ तक ये इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।